हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके लिए हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉक इनटू एल अपॉन ए। और रेजिस्टिविटी, ये जो रिलेशन है इसमें जो ये फैक्टर है दैट इज द रेजिस्टिविटी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉक। ओके, तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस एम इज एन ई स्क्वायर टॉक इंटू एल अपॉन ए, रो इज इक्वल एम इज एन ई स्क्वायर अपॉन टॉक। अब दोनों में रिलेशन की सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये किसी कंडक्टर का है, और कंडक्टर में क्या है कि लेंथ और एरिया जो हो दैट इज ए कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, दैट इट डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? वन इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो कांस्टेंट होगा, रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E is the charge of the electrons, torque is the relaxation time। ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इफ द मास तो सेम रहेगा, ठीक है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर चेंज होंगे तो उनका चार्ज भी चेंज होगा, और ये रिलैक्सेशन टाइम जो है अगर ये चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही चेंज होंगे। अब क्या है, जो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमने डिस्कस करना है। तो एज वी इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, सॉरी टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। कि लेट अस सपोज ये कंडक्टर है और इसके बीच ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी, वो यहां से ए से बी पॉइंट तक जल्दी चला जाएगा। ठीक है, अगर जल्दी चला जाएगा तो जो इनके बीच का जो टाइम है, ये जो कोलिजन का टाइम है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन थर्मल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, देन दी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। व्हेन द रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग, अगर हम दोनों रिलेशंस को देखते हैं तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क, और रो इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। देन इफ द जो टॉर्क है, रिलैक्सेशन टाइम है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीजेस। ओके, so with the rise in temperature, resistance and the resistivity of the material is changed, increase होगी उसकी resistivity। अब अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में क्या है बेटे कि जो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, number of free electrons that is near about 10 raised to the power 29 electrons है per unit volume। ओके, और दूसरी साइड पे हम अगर सेमी कंडक्टर की बात करते हैं या हम किसी अलॉय की बात करते हैं, ओके, तो इंसुलेटर की बात करते हैं, इनमें क्या है, ठीक है, कि कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 रेज़ टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कि जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो इसमें एटम है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है वो न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड है। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, देन ये जो एटम हैं वो भी ब्रेकअप होंगे।
क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे इसमें, कंडक्टर में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट इन वेरी स्मॉल वैल्यूज, वेरी स्मॉल वैल्यू में ये इंक्रीज करेंगे। कंडक्टर में ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बाउंड है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और विद द राइजिंग टेम्परेचर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो जो एटम है वो ब्रेकअप होंगे और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, बट एज कंपेयर टू 10⁻29 ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बहुत कम होंगे। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, देन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज देन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, वो डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टॉर्क। ठीक है, लेकिन जो इस कंडक्टर में कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज में है, इसलिए हम ये जो फैक्टर है n वाला फैक्टर है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फैक्टर है वो हम कंडक्टर में केस में इसे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू 10⁻29 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो बहुत ही कम है, उनका ज्यादा इफेक्ट जो है वो कंडक्टिविटी पे नहीं पड़ता है। क्लियर पॉइंट? सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के केस में, केस ऑफ ए कंडक्टर हम n की वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि दैट इज ओनली वेरी स्मॉल वैल्यू। बट जो टेम्परेचर है, रिलैक्सेशन टाइम, जो कंडक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। क्लियर पॉइंट? सो for the conductor, when the temperature is increasing, then the thermal energy of the electron is increasing and उनकी जो frequency है वो भी increase होगी, frequency of vibration। तो frequency of vibration का क्या मतलब है कि वो जल्दी टकराएंगे और रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो डिक्रीज होगा। ओके, अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर कि में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो एज पर दिस रिलेशन इस सेमीकंडक्टर में भी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 1/टॉर्क है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा कि व्हेन दी, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है that is very low। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लो है बेटे, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बहुत कम है इलेक्ट्रॉन्स, तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो कोलिजन है वो बहुत कम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कम है, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, कम होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम पे जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस केस में ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसको हम काउंट नहीं करते इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, क्लियर, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो बहुत कम है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे इस सेमीकंडक्टर का, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा। तो सेमीकंडक्टर के केस में पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, एन की वैल्यू, जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हेन द नंबर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके, R is inversely proportional to n or rho is also inversely proportional to n. And if the number density is increasing with the rise in temperature in case of a semiconductor, then the resistivity and the resistance of the semiconductor is decreasing. Clear?
इस केस में क्या था, एन को हम इग्नोर कर रहे थे, सिर्फ किसको ले रहे थे, इसके रिलैक्सेशन टाइम को. रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग इन केस ऑफ ए कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग. बट इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग. टॉर्क का फैक्टर इसमें नहीं लेंगे क्योंकि टॉर्क जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले कम थे, तो उसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने के साथ उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी विद द राइज इन टेम्परेचर. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर्स. तो इंसुलेटर में क्या है बेटे कि जब हम इंसुलेटर को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. क्लियर. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो जो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. तो इस केस में भी हम जो टॉर्क है इसको डिस्कस नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं. क्लियर. तो विद द राइज इन टेम्परेचर इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं. ठीक है. सो इस केस में जो हमारी जो रेजिस्टिविटी है, जो इसका रेजिस्टेंस है, दैट इज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 के बराबर है. क्लियर. अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0. जैसे R प्रोपोर्शनल टू है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है. तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है हम क्या काउंट करते हैं, इंफिनिटी. इन केस ऑफ ए इंसुलेटर तो इसकी जो रेजिस्टिविटी आएगी, जहां रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज कितनी लेते हैं हम, इंफिनिटी लेते हैं. ओके. तो ये था हमारा कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में. अब हम बात करते हैं अलॉय की. अलॉय में क्या है कि अलॉय इज ए मेड अप ऑफ ए, ऐसे हम बात करते हैं कि जो अलॉय है दैट अलॉय इज nichrome, that is made up of a nickel, iron and the chromium. Made up of a nickel plus iron plus chromium. ठीक है. तो ये जो alloy है that is also having the high resistivity. इनकी भी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत क्या होती है, हाई होती है. ठीक है. रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई. सो जितने भी हम रेजिस्टर्स जो बनाते हैं, रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर अब बनाते हैं, दैट इज ए मेड अप ऑफ द अलॉय. रेजिस्टर्स आर मेड बाय द alloys. Manganese. This alloy is used to make the resistor. तो क्यों यूज करते हैं हम, because the resistivity of the alloy is very high, so we use the alloy material to make the resistors. ठीक है. रेजिस्टर बनाने के लिए हम अलॉयज जो हैं वो मैग्नेटाइट की यूज करके इसको बनाते हैं. सो बड़े ये था हमारा कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और अलॉय के बीच में. ठीक है. तो इन केस में क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम. टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर में तो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है. तो अलॉय जो है दैट हैविंग द हाई रेजिस्टिविटी. ठीक है. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. इसके बाद बेटे एक टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. कितना टेम्परेचर चेंज करने के साथ उसकी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस जो है वो कितना चेंज होता है, दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
resistivity or resistance. इसे हम बेटे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ, टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि जो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जितना टेम्परेचर राइज कर रहा है उस टेम्परेचर को राइज करने के साथ जितना फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, दैट इज द फ्रैक्शन चेंज इन resistance or resistivity per unit change in temperature. That is called the temperature coefficient of resistivity or the temperature coefficient of the resistance. ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन चेंज है ये क्या है? फ्रैक्शन चेंज को देखो बेटे कि लेट अस सपोज कि जो रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का R1 है एट एनी टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज ए R1, और जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं T2 टेम्परेचर और उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन चेंज है ये क्या है कि चेंज जो हो रही है दैट इज द चेंज क्या है? डेल्टा R ले लेते हैं, दैट इज R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन चेंज है, फ्रैक्शन चेंज दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यूज R1, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन चेंज। सो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, दैट इज द फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस मीन डेल्टा R अपॉन R1 पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जिसे हम डेल्टा T लिख सकते हैं, तो दैट इज डेल्टा T। दिस इज द फॉर द रेजिस्टेंस, एंड फॉर द रेजिस्टिविटी यू कैन राइट इट एज ए रो नॉट रो 1 इंटू डेल्टा T। चेंज इन फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी और यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर? और दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस। और इस सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटे, R2 माइनस R1 अपॉन R1, T2 माइनस T1, और फॉर द रेजिस्टिविटी रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1, दैट इज T2 माइनस T1। दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। अब इसकी हम डेरिवेशन करते हैं, तो इसके यूनिट्स देख लेते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स क्या है कि R2 माइनस R1, रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा। और नीचे जो रेजिस्टेंस के यूनिट्स हैं वो भी क्या होंगे? रेजिस्टेंस के यूनिट्स होंगे। R2 माइनस R1 ओम एंड R1 इज ओम। ये वाले यूनिट और ये वाले यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? 1 बाई टेम्परेचर। तो 1 बाई टेम्परेचर जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं? 1 बाई टेम्परेचर यानी कि 1 बाई डिग्री सेल्सियस और डिग्री पर सेल्सियस। ओके, और अगर केल्विन में लेते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई केल्विन, दैट इज द केल्विन इनवर्स। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस केल्विन इनवर्स। और इसकी जो डायमेंशंस हैं, जो टेम्परेचर की डायमेंशंस आ रही हैं बेटे, तो टेम्परेचर इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी जो डायमेंशंस बनेगी M0 L0 T0 K minus 1, that is the dimensions of the temperature coefficient of a resistivity. Now इसकी डेरिवेशन करते हैं इस रिलेशन की, कि let us suppose that the material having a resistivity ρ1 at any temperature T1. Now increase the temperature
T2, then resistance of the material is suppose R2, then change in resistance होगा बेटे R2 minus R1, that is directly proportional to the original resistance. ठीक है कि कोई हमारे पास कोई मटेरियल है, उसका पहले रेजिस्टेंस कितना था R1 था, उसके बाद और टेम्परेचर कितना था T1 था. जो इसके बीच में जो चेंजेस आएगी टेम्परेचर की, वो डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस की जो चेंज आ रही है वो डिपेंड करता है उसकी पहले जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था वो कितना है, दैट इज सपोज R1. और सेकंड जो पार्ट है कि चेंज इन रेजिस्टेंस है, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं. ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है चेंज इन रेजिस्टेंस. और सॉरी रेजिस्टिविटी ले रहे हैं तो रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट करते हैं. Till having the resistivity ρ1 and change temperature T2, the resistivity of the material is ρ2. So ρ2 minus ρ1 is directly proportional to ρ1, or ρ2 minus ρ1 is directly proportional to the change in temperature. So ρ2 minus ρ1 दोनों को कंबाइन कर दो, ये बन जाएगा ρ1 T2 minus T1 by प्रोपोर्शनलिटी साइन को उड़ा के हम कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज द अल्फा. दिस इज द प्रोपोर्शनल साइन और दिस इज द अल्फा ρ1 T2 minus T1. सो इस रिलेशन को आप अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. अल्फा इज इक्वल टू ρ2 minus ρ1, ये टर्म नीचे आ जाएगा ρ1 T2 minus T1. सो यही रिलेशन हम R के लिए भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके लिए भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, दैट इज T2 माइनस T1. इसका भी हम डेरिवेशन जो है ऐसे ही करेंगे. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो अभी जो अल्फा है फॉर द कंडक्टर और फॉर द सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी. देखो जो इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी थी, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है, प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है R और जो रो है वो क्या करती है बेटे, वो इंक्रीज होती है विद द राइजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज विद द राइजिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ ए कंडक्टर. तो अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, देखो ये इसकी ρ1, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी आ गई बेटे, ρ2, यानी कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी विद द राइज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजिंग. अगर दिस वैल्यू इज बिगर देन R1, देन R2 माइनस R1 क्या होगा, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ओके, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, R2 जो होगा R1 से ग्रेटर होगा और T2 इज आल्सो ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर राइज कर रहा है. सो दिस फैक्टर R2 माइनस R1 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 0 और T2 माइनस T1 दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0 होगा. सो अल्फा की जो वैल्यू होगी इन केस ऑफ ए कंडक्टर दैट हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू फॉर द कंडक्टर. क्लियर. सेकेंड, सेमीकंडक्टर, और अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि उस केस में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है. फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जो सेमीकंडक्टर और अगर पहले सेमीकंडक्टर की बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो रिलैक्सेशन टाइम है उसे हम इग्नोर करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, देन कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी. सो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा कि दैट R1 जो उसका पहले रेजिस्टेंस था दैट इज ग्रेटर देन दी बाद वाला रेजिस्टेंस. ठीक है, R1 इज ग्रेटर देन R2 और टेम्परेचर तो हम इंक्रीज कर रहे हैं विद द स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर. देन R1 जो है, इसमें क्या आएगा कि R2 इज लेस देन 0
तो अल्फा की जो वैल्यू होगी बेटे, दैट वैल्यू शुड बी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। सो टेम्परेचर की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ना, T2 माइनस T1 टेम्परेचर राइज कर रहा है, T2 is greater than T1, so T2 minus T1 is greater than 0, तो टेम्परेचर पॉजिटिव है, लेकिन R2 माइनस R1 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग, और इन केस ऑफ अल्फा पॉजिटिव का मीन विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज आल्सो व्हाट, राइजेस, रेजिस्टिविटी इज आल्सो राइज। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ ए क्या है, इंसुलेटर में भी जो अल्फा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज नेगेटिव। उस केस में भी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, नियर अबाउट कितना होता है, 0 होता है, तो दैट इज अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव होगी, रेजिस्टेंस कम होगा उस केस में भी। सो और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंडक्टर इज पॉजिटिव एंड फॉर द कंडक्टर इट इज ए नेगेटिव एंड इंसुलेटर इज आल्सो नेगेटिव। So this is very important बेटे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टिविटी और द रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं, जैसे कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 30 डिग्री, the resistance of conductor at 30 degrees Celsius is 3.25 ohm, and at 100 degree the resistance is 3.95 ohm. Calculate the temperature coefficient of resistance of the conductor and the resistance of the conductor at 0 degree. Find alpha, temperature coefficient of resistance, and resistance at 0 degree Celsius. तो इसके लिए हम बेटे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर है एट 30 डिग्री, उस तब कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री एंड रेजिस्टेंस कितना है उसका 3.25, एट T1 इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस कितना उसका R इज इक्वल टू 3.25 ओम। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग T2 is 100 degree Celsius and resistance is 3.95। तो इसमें हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटे, एक तो फाइंड आउट करना हमने अल्फा और सेकंड फाइंड आउट करेंगे हम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, 0 स्टैंड फॉर दी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो नाउ ये फार्मूला यूज करेंगे फॉर द अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 minus T1. So alpha is equal to R2. R2 is 3.25. Sorry, 3.95. 3.95 minus 3.25. Okay. So 3.95 minus 3.25 divided by R1. R1 is 3.25. T2 is 100 minus 30 degree. Okay. So alpha is equal to ये बन जाएगा 0.70 और 3.25 into 70, तो alpha is equal to 70, इसका पॉइंट उड़ा देते हैं 100 मल्टीप्लाई 3.25 मल्टीप्लाई 70, तो ये 70 कैंसल्ड, ये बन जाएगा 1 बाई, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 325। सो अल्फा की जो वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बिकम 0.0034 डिग्री पर सेल्सियस, ठीक है। ये तो आगे बढ़े हमारे पास अल्फा की वैल्यू।
अगर हमें अल्फा गिवन है और दूसरा रेजिस्टेंस या हम टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आर नॉट, अल्फा वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि वही रिलेशन जो आपने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ठीक है, चाहे तो ये R1 के साथ आप रिलेशंस फाइंड आउट करके भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ R1 और R2 दोनों के साथ ही। अब हमने फाइंड क्या करना है, R नॉट। सो इसी रिलेशन को यूज करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट T2 माइनस T नॉट। क्लियर? और जहां R1 के साथ भी ले सकते हो बेटे, R1 माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R1 सॉरी R नॉट और T1 माइनस T नॉट, क्योंकि जो T नॉट है दैट इज गिवन 0 डिग्री, T नॉट इज द 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में कोई भी रिलेशन आप यूज करोगे तो यहां से R नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो ये लेते हैं वैल्यू, तो इसको अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R नॉट, R नॉट क्योंकि T नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, तो बन जाएगा T2। ये बन जाएगा अल्फा R नॉट T2 क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R नॉट, R नॉट कितना लिया, R नॉट T2 प्लस R नॉट इज इक्वल टू R2। ओके, तो यहां से R नॉट को कॉमन क्या बन जाएगा, ये अल्फा T2 प्लस R नॉट इज सॉरी 1 आ जाएगा इज इक्वल टू R2, देन R नॉट इज इक्वल टू R2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, देन R नॉट इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 3.95 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा कितना बेटे, अल्फा इज 0.0034 मल्टीप्लाई T2 is 100, so it will become 3.95 divided by 1 plus, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 0.34, that is 3.95 divided by 1.34, और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है 2.95 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे बेटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसके यूनिट्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर का भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो दिस रिलेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे राइज करता है, वो देखिए। फॉर द कंडक्टर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल for the conductor, this is the temperature and this is the resistivity, ठीक है। तो इस केस में जो रेजिस्टिविटी है दैट इज 10 raised to the power -8 ओम के साथ आ रही है, यहाँ पे 0.2 0.4 0.2 into 10⁻⁸ ओम मीटर, 0.6 0.8, तो यहाँ से ये जो टेम्परेचर है दैट इज 101, इसका जो टेम्परेचर है ग्राफ है वो बड़े ऐसे राइज करती है, विद द राइजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज करती है इन केस ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद जो दिस इज फॉर द कंडक्टर, फॉर द मेटल, नाउ फॉर द